दो मिनट। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। मैं कुछ दिन पहले आपको कॉल भाई किया था मैं सर। ना एक जरा दूसरी कॉल पे हूँ, वीडियो कॉल पे। मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे? 2 मिनट सर, एकदम अर्जेंट है सर, एकदम अर्जेंट है, क्या? हॉस्पिटल में हूँ। सर अब मेरी वाइफ ना अभी प्रेग्नेंट है, 3 मंथ्स का हाँ है ना। हाँ। तो हॉस्पिटल आए हैं सर, तो मैडम लोग बोल रहे हैं कि कोरोना टीका अनिवार्य है, नहीं अगर टीका लगवाएंगे तो आगे का जो भी प्रोसेस है, हेल्थ कार्ड वगैरह, ये कुछ नहीं बनेगा बोल रहे हैं। तो नहीं, फिर क्या किसको करें सर? किसको अनिवार्य है प्रेग्नेंट वुमेन को। कहाँ पे? अभी वहीं पे हो आप? हाँ वहीं पे हूँ मैम। बात कराओ मेरी एक बार। मैडम को हाँ। 1 मिनट में बात करा रहा हूँ। एक मिनट, मैडम से बात करा रहा हूँ, एक सर का। हाँ, स्वाति स्वाति शर्मा करके है, शक्ति हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की है मैम। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल। तो अब आप एक बार बात कर लीजिए, मैम तो है सामने में खड़ी बैठी है। बात करो। 1 मिनट सर, मैम वो कोरोना के बारे में। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर स्वाति शर्मा से बात कर रहा हूँ। जी। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से बोल रहा हूँ। मुझे आपने जो वैक्सीनेशन के लिए आपने इनको कहा है, आई हाँ थिंक आप इनको कंपलसरी कह नहीं सकते ना। आपको शायद आपको पता होगा इस बारे में। नहीं, एक्चुअली You can यहाँ only पे ऐसा request, you चल can रहा only है in कि you can only request, बट एक प्रेग्नेंट वुमेन को द पीपल देयर आर केसेस की उसमें अबॉर्शन भी हो गया है वैक्सीनेशन के बाद, बट विल यू बी नहीं, टेकिंग द हम यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी? 9 मंथ्स तक हम यहाँ पे हर किसी को लगवा रहे हैं, और अभी तक ऐसा कुछ केस हमारे नोन में नहीं नो नो, हुआ बट है। बट बट आपकी वर्बल कंफर्मेशन पे कैन ही टेक अ रिस्क, और डू यू वांट टू गिव दिस इन राइटिंग और ऑन वीडियो? मैं राइटिंग में तो मैं नहीं दे सकती हूँ, जो यहाँ पे प्रोटोकॉल चल रहा है मैं बस उसी के उससे बोल आपके रही पास हूँ यहाँ पे। ये प्रोटोकॉल है रिटर्न में दैट यू हैव टू मेक इट कंपल्सरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? ये आपके पास रिटर्न में ऑर्डर्स है आपके पास? जो यहाँ पे अभी चल रहा है मैं बस उसी से नो, डू यू रिलेटेड हैव जो रिटर्न ऑर्डर्स विद यू मैम? अरे 20-25 दिन से हमारा यही चल रहा नो है, नो, तो बट मैंने उनको आपके बोला पास है। ऑर्डर्स कहाँ से है मैम? आपको ठीक है, किसी महिला को? हमारे डीएमओ सर ने बोला है, आप उनसे बात कर नो, लीजिए। बट आपके पास ऑर्डर्स रिटर्न में है या वर्बल है मैम? ये तो पूछ रहा हूँ वो आपसे मैं। सर, हाँ सर बताएंगे ना, सर के पास सीएमएचओ से जो भी रिटर्न में ऑर्डर आया होगा वो सर बताएंगे। जो हमको बीएमओ सर ऑर्डर देते हैं हम वो काम करते हैं, और वो हम उनसे तो नहीं बोल सकते हैं कि आप रिटर्न में ऑर्डर दीजिए। आप बीएमओ सर से बात कर लीजिए, वो जैसे बोलेंगे नो आप कर मैम, लीजिए। नहीं नहीं, वेट, आपके हाथ, आप उनको कंपल्शन कर रहे हैं, आपके सीएमओ नहीं कर रहे हैं ना? अरे मुझे नहीं पता है, जो मुझे मेरे सीनियर्स बोलेंगे मैं वही करूंगी। मुझे बीएमओ सर ने जो भले वो बोला है इलीगल वो मैं इलीगल कर हो, रही हूँ। इलीगल हो तब भी आप करेंगे? इलीगल से कोई रिलेशन नहीं है। आपको भी पता है कि पैंडेमिक के टाइम पे वैक्सीनेशन जरूरी नो है। नो, इट इज प्योरली वॉलंटरी, यू नो दैट? ओके, डोंट यू नो ठीक दैट? है, तो फिर आप देख लीजिए, आप बीएमओ सर से बात कर लीजिए इस रिलेशन में। उनका नंबर नंबर बताइए मुझे। मैं फिर, क्योंकि हाँ, अगर अगर वो उनके पास रिटर्न में ऑर्डर नहीं हुआ होगा तो देन ही विल हैव टू फेस लीगल एक्शन फॉर दिस। ओके, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं आप मुझे नंबर दे मोबाइल, उनको देती हूँ। मोबाइल नंबर दीजिए सीएमओ का। ठीक है, ओके। हाँ, पी सिंह सर का नंबर है, दे दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ भैया। इनके सीएमओ का नंबर लेके दो मुझे। ओ पी सिंह, हाँ 84। नहीं, आप मुझे इनका व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो मुझे, इनका सीएमओ का नाम और नंबर लेके मुझे भेजो, और किस ये एरिया भैया के, यही वाला है ना? किस एरिया और किस डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ है वो लिख के भेजो मुझे जरा। हाँ, ये जांजगीर चांपा शक्ति के हैं, छत्तीसगढ़ नहीं में नहीं, आप। आप भाई मुझे लिख के भेज दो ना। हाँ मैं लिख के भेज, यही नंबर पे ना? हाँ, इसी नंबर पे। हाँ तुरंत भेज रहा हूँ भैया। हेलो। हेलो। हाँ ये डॉक्टर पी सिंह बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सीएमओ जंजगीर चंपा। हेलो। आप सीएमओ जंजगीर चंपा बोल रहे हैं? नहीं, मैं सीएमओ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आप? ये बीएमओ हूँ, आपको शक्ति। अच्छा, बीएमओ है तो ये मुझे बताइए, ये आपके यहाँ पर जो डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर स्वाति शर्मा, हाँ ये एक प्रेग्नेंट लेडी उनके पास चेकअप की कराने के लिए आई, तो उनको वैक्सीनेशन कोविड का कराने के लिए फोर्स क्यों कर रही है वो? नहीं, वो उधर से मिला था सर, हमको निर्देश मिला है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी वैक्सीनेशन कराना है करके। नहीं, फोर्स नहीं कर कराना रहे है हैं। या आग्रह करना है? हाँ, कानून आग्रह है। करना है, वो एकदम फोर्सफुली नहीं लेकिन करना है। वो फोर्सफुली कर रही है ना वो। मैं उनको उनको मैंने बात करी वगैरह, मुझे आप बीएमओ और सीएमओ का ऑर्डर है कि हमें कराना ही कराना है, तो मैंने नहीं कहा आप नहीं, वो नहीं नहीं, उधर आप उनको समझाइए कि मैं जिस टीम से बोल रहे हैं, हम लोगों ने पूरे देश में जो भी ऐसे गैर कानूनी आदेश पास कर रहे हैं, तो वो आपका नाम ले रहे हैं कि आपके आदेश की वजह से वो नहीं कर रहे नहीं, हैं ऐसा। फोर्सफुली नहीं किया सर। हम लोग जो है ना बस बोल रहे हैं कि मैंने कराना है इसका। जैसे कलेक्टर साहब मीटिंग लिए थे हैं, उसमें भी बोला गया है, और सीएमएचओ बोले थे
कि माने प्रेग्नेंट लेडी को भी कराना है, माने करना है, वैक्सीनेशन करना है करके, और किसी को फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो बोल रहे हैं उनको धमकी ये दे रहे हैं कि नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा सर, बस ऐसा है। बोल कर सकते हैं उनको, जैसे सर कलेक्टर सर का जैसे और इसका जो CMHO सर का जैसे निर्देश है ना, इसे उसको ग्वालियर डीएम को भी ना हमने लीगल नोटिस भेजा कि ऐसा ऐसा आदेश वो भेज कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा। नहीं, उस टाइप का नहीं बोल रहे सर, बोल रहे हैं कराना तो है करके, अब नहीं कराएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं? उनको किसी सेवा से वंचित कैसे किया जा सकता है, किसी गर्भवती महिला को? नहीं, वो ऐसा कुछ और कुछ सेवा से नहीं वंचित कर सकते, सब चीज कर सकते हैं। आप डॉक्टर स्वाति शर्मा को जानते हो वहाँ हॉस्पिटल में? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ स्वाति शर्मा को बोल दीजिए कि अगर दोबारा उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी को ये कहा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा और उनकी नौकरी पे खतरा हो जाएगा अगर उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाया जाएगा उनका। नहीं, बोल दूंगा जी सर, बोल रहा हूँ, ठीक है। पानी की बोतल है, इसको इनके ये WHO सर्टिफाइड लीडर लोग, उनके भ्रष्ट अधिकारी ये बोल रहे हैं मारुति कार है। वो एक्सप्लेन करेगा, यू डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मारुति कार। लिखे बेवकूफ है ना, वो बोलेगा नहीं यार वो उसने WHO वाले ने बोला ना, सही होगा। वो अपने जो कॉमन मैन जिसका कॉमन सेंस जिंदा है ना, वो क्या बोलेगा, ठीक है साहब कार है ना आपकी, बैठ के हमको जरा सफर करा के लाते। आप निराश मत होइए, हमने हमारे लेवल पे क्या किया है, क्रिमिनल केसेस हमने फाइल किया है, कंप्लेंट्स फाइल किया है। अभी 4 दिन पहले अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमने कंप्लेंट फाइल किया है CBI के पास। क्या कहकर, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है VG सोमानी, इनका स्टेटमेंट था वैक्सीन 110% सुरक्षित है। सर इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए, हाँ, कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं। Well, vaccine for COVID-19 is voluntary. मेरे बाद में एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, टीका जरूर लगवाए। तो ये जितने भी चोर कंपनी थे, तो इन्होंने जो झूठा प्रचार किया, अब उनका झूठ कहां से साबित हो गया, जो लोग मर गए उनके कंप्लेंट हमारे पास आए, तो हमने इन लोगों के खिलाफ में मर्डर का चार्ज और चीटिंग का चार्ज फाइल किया है। तो मैं केस लॉ के आधार पे कर रहा हूं, मैं मेरा ज्ञान नहीं बता रहा हूं, लॉ के हिसाब से इनको सबको डेथ पेनल्टी होने वाली है। कैसा, अगर मैं आपको एक मेडिसिन बेचूं झूठ बोल के, मैं बोलूं ये मेरे पास में एक जादुई कागज है, इसको आप चबा के खाओगे आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, 2 लाख रुपए, तो ये लेने के बाद में आप, पहली बात तो ये झूठ निकला, तो चीटिंग का केस बनता है IPC 420 का। ये लेने से आपका डेथ हो गया साइड इफेक्ट से, तो मैंने आपको आपकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार। और तीसरा, मैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सरकारी कर्मचारी के पोस्ट पे बैठकर ये मेरी मशीनरी मैं यूज कर रहा हूं वैक्सीन सिंडिकेट को हेल्प करने के लिए और देश के नागरिकों की जान धोखे में डालने के लिए। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फंड 409 IPC, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है और 302 में डेथ पेनल्टी है। तो ये सारे चार्जेस हमने लगा दिए। जो एक माँ है, उसका इकलौता बेटा 23 साल का वैक्सीन लिया मर गया, वो उसके तरफ से हमने मर्डर चार्जेस लगाए हैं। एक केस मुंबई में फाइल हुआ है,
एक नोटिस हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी को दिया गया है और सीबीआई में एक केस रजिस्टर हुआ है, मतलब हमने कंप्लेंट फाइल किया है। हाँ जी, मेरा नाम है दिलीप कुमार मेहरा और मेरी लोकेशन है रामप्रस्था ग्रीन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, मेरा नाम रितु मेहरा है और मैं केंद्रीय विहार सेक्टर 82 नोएडा में रहती हूँ। ये जो विनोद मेहरा हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, फैमिली में सबसे छोटे थे। और जो मेरी माताजी हैं, जो मेरे भाई की उम्र 46-47 के आसपास थी, और जो मेरी माताजी का भी जो देहांत हुआ है उनकी उम्र 73 थी। और जो मेरी माताजी थी वो मेरे पास रहती थी यहाँ रामप्रस्था ग्रीन, वैशाली, गाजियाबाद में। और ये विनोद मेहरा जी जो है ये सेक्टर 82 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहते थे। तो क्योंकि इन्होंने, विनोद मेहरा जी ने जो वैक्सीन लगवाई थी वो 15 अप्रैल को लगवाई थी, नवरात्रों के दिन में। और मेरी माताजी ने जो लगवाई थी वो 13 अप्रैल को पहले नवरात्रे पे लगवाई थी यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल में। जी, विनोद मेहरा मेरे पति हैं और वो 46 साल के हैं। और श्रीमती उषा मेहरा जी मेरी सासू माँ है और उनकी एज 73 इयर्स है। विनोद जी को लगवाया गया था 15 अप्रैल 2021 को, जो गवर्नमेंट के मेडिकल सेंटर में सेक्टर 82 बंगेल के पास। और मेरी माताजी को लगा था 13 अप्रैल 2021 को यशोदा हॉस्पिटल, कौशाम्बी, गाजियाबाद। देखिए, उनको वैसे तो जो है अस्थमा का और की दवाई वो लेती रहती थी, बट लास्ट 2 साल में लॉकडाउन से पहले उनको, मुझे याद है कि जब ये पहला लॉकडाउन लगा था, जब 20 मार्च के आसपास जब मोदी जी ने अनाउंस किया था, तो उस अनाउंसमेंट के एक दो दिन पहले मैंने यशोदा हॉस्पिटल में ही डॉक्टर को हॉस्पिटल में उनको दिखाया था, जस्ट प्रिकॉशनरी। तो उसके बाद में शी वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट, सारे काम अपने आप करती थी। हम बुरी एक जो बाउंडेड सोसाइटी में रहते हैं, वन ऑफ द पॉश सोसाइटी ऑफ दिस गाजियाबाद, रामप्रस्था ग्रीन, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर जो है पूरा एक्टिवली वो पूजा और टेम्पल्स में, और यहाँ की जो और भी एल्डर्स लेडीज हैं उनके साथ में बड़ा एक्टिवेट पार्टिसिपेट करती थी, वॉक करती थी, इवनिंग वॉक करती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, योगा करती थी। शी वाज वेरी वेरी एक्टिव, कोई बीमारी वैसे उनको नहीं थी। शी सीम्स वेरी ऑल राइट। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 जनवरी को मैंने अपनी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी, शादी की वर्षगांठ मनाई थी सोसाइटी के, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। घर के जो निकट के जो संबंधी थे उन्हीं को बुलाकर, और हमने घर में ही अपने नीचे सोसाइटी क्लब में छोटा सा फंक्शन किया था। मेरे पास पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि विनोद मेहरा और मेरी माताजी उसमें डांस करते हुए, और आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपीयरेंस में, मेरे पास पूरे फुल एविडेंसेस हैं कि दे वर हैविंग वेरी वेरी गुड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिसीज एक्सेप्ट दिस अस्थमा, जिसकी वो रेगुलर दवाइयाँ खाती थी। जी सर, वो उन्होंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना वो कोई मेडिसिन लेते थे। उनको हेल्थ का कोई भी इशू नहीं था काफी टाइम से। ऐसा था ही नहीं कि कभी मतलब हल्का फुल्का बुखार हुआ तो घर में ले लिया, या गैस के लिए ऐसी लोग वगैरह ले ली। इसके अलावा ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम उनके संग नहीं थी। वो बिल्कुल स्वस्थ थे और वैक्सीन लगाने से पहले भी वो बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और अभी तो उनके ऑफिस में भी वर्क ज्यादा था तो ओवर टाइम भी कर रहे थे, एग्जाम के चक्कर में लेट भी आ रहे थे, सब कुछ था, और फिर भी परफेक्टली बिल्कुल सही थे वो। आप अगर हमें बता सकते कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो पूरी घटना बनी है आपके मदर के साथ, वो पूरी घटना को अगर विस्तार में बता सके। और ऋतु जी, फिर मैं आपको पूछूंगा कि विनोद जी के बारे में जो भी घटना बनी थी पूरे विस्तार में आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन, वो अगर बता सके। तो दिलीप जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी माताजी का जो का देहांत है वो मेरे छोटे भाई के से कनेक्टेड है, तो मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से ही कि जब मैंने 13 अप्रैल को मेरी माताजी ने वैक्सीन लगवाई, तो उसके बाद मैंने अपने भाई को फोन किया कि भाई हमने ही वैक्सीन लगवा ली है और माताजी ने भी लगवा लिया, आप भी लगवा लो। तो वो इस बात पर राजी हुए और उन्होंने अपने पास 15 अप्रैल को जाके गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने के बाद में 15 अप्रैल की शाम को उनका फोन आया कि भाई मेरे को फीवर हो गया है, हाई फीवर है, 3-4 फीवर हो रहा है।
तो मैंने उनको कहा कि भाई 1-2 दिन फीवर आता है, हमें भी आया था, मदर को भी आया था, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 2 दिन निकल गए। 2 दिन बाद सिर्फ मैंने उससे हालचाल पूछा तो उसने कहा फीवर नहीं उतर रहा है, वो 3-4 ऊपर हाई हो जाता है, फिर वो 2 पे आके रुक जाता है डोलो वगैरह लेने पर। तब मैंने कहा भाई जो कोविड की जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नंबर लिखा है, फोन नंबर 1800, मेरे को याद भी हो गया है, 1800-419-2211, उस पर कॉल करो। उसने भी कॉल किया, उनको यही कहा गया भाई जो जैसे कि पहले जो जिनका इंटरव्यू आपने लिया उन्होंने भी यही बताया, तो हमें यही कहा गया कि अरे कोई बात नहीं, कुछ लोगों के केस में ये लंबा बुखार होता है, उतर जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, आप डोलो 650 लेते रहिए। मेरे को इस बात से हुआ तो मैंने भी उनको हेल्पलाइन पे फोन किया, इनकी वाइफ ने भी फोन किया, मैंने भी कहीं से कम इनके कॉल रिकॉर्ड में आपको कॉल्स मिलेंगी, अगर डीपली जाएंगे तो कोविड हेल्पलाइन की कॉल रिकॉर्ड में हमारी बहुत सारी कॉल्स मिलेंगी। और हमें हर बार यही कहा गया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, डोलो 650 देते रहिए। जब ये 15 से 4-6-7 दिन हो गए, जब नहीं बुखार उतरा, तो खुद हिम्मत करके विनोद मेहरा जी अपनी वाइफ के साथ में टेस्ट और इधर उधर घूमे, पर तो हालात इतने खराब थे कि कहीं भी कोई भी यथार्थ हॉस्पिटल उनके सामने ही है, जैसे इन्होंने बताया एक सेक्टर 110 में, वहाँ जेपी हॉस्पिटल और भी बहुत जगह घूमे, तो कहीं भी उनको जो घर में कोई टेस्ट करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था, आरटीपीसीआर और अलग बदल टेस्ट, और ये गए जहाँ पर भी वहाँ लंबी लंबी लाइनें थी, तो हार थक के विनोद जी वापस आ गए। तो इस तरीके से दिन निकलते रहे, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ली, दवाइयाँ अपने जितनी बेस्ट हो सकती जो बता रहे थे लोग, जो सलाह दे रहे थे उनसे लेते रहे, है ना। तो पर उनका बुखार नहीं उतर रहा था। तो उसी दौरान जो है इनको जो है 26 तारीख के आसपास इनका सेचुरेशन डाउन होना शुरू हुआ ऑक्सीजन का, इनकी वाइफ ने इन्फॉर्म किया मुझे। तो 27 तारीख की सवेरे मैं फिर सोचने लगा क्या करूं, सब तरफ मारा मारी है, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। तो मैं फिर अपना मैं उनके घर की तरफ भागा। मैं फिर सबसे पहले त्रिपाठी हॉस्पिटल गया नोएडा में, जहाँ किसी ने बताया कि जगह मिल जाएगी, कोविड का हॉस्पिटल है, वहां गया, उन्होंने मना कर दिया, कोई जगह नहीं है। फिर मैंने हार कर 108 एम्बुलेंस से फोन किया, और एम्बुलेंस जो है उनके घर पे भेजी। और विनोद मेहरा जी जो है बहुत परेशान थे, और उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको चारा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, तो आप इसमें बैठो। इनकी वाइफ और ये दोनों बैठकर ये अपने जाते हुए अपनी बेटी और बच्चे से भी नहीं मिल पाए, क्योंकि जल्दी में। और फिर ये जो एम्बुलेंस थी इनको लेके गई जहां पर इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, पास में ही सेक्टर 82 बंगेल के गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर पे। तब तक जब तक मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा इनको कोई जगह बैठने की नहीं थी, प्रॉपर एक टेबल के ऊपर इनको बिठा रखा था। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस वैक्सीनेशन सेंटर में, और कोई देखने वाला नहीं था। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको रेफर कर दिया सेक्टर 30 नोएडा के हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने अगेन, क्योंकि वो तो एम्बुलेंस जा चुकी थी, अगेन फिर आधा पौन घंटा 108 एम्बुलेंस को बुला के फिर उनको एम्बुलेंस से बिठाया, और वो सेक्टर 30 नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा के वहां पर हमने इनको ले गए। वहाँ जो है उनको इमरजेंसी में दिखाया गया, बैठकर विनोद जी ने अपना टेस्ट कराया, उस पर ऑक्सीजन उनको लगाई गई वहां पर, और उन्होंने कुछ दवाइयां डिप के थ्रू उनके शरीर में डाली। तो जब उन्होंने इमरजेंसी में चेक कराया, उस टाइम उनका सेचुरेशन लेवल 74 ऑक्सीजन का था, O2 लेवल। तो बाद में आधा एक घंटे बाद हम सोच रहे थे कि चलो रिलीफ मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसको ये इलाज मिलेगा, पर सडनली 1 घंटे बाद उनकी ऑक्सीजन हटा दी गई बड़ी बेरहमी से, और कहा गया आप बाहर जाके बैठो। तो मैंने पूछा भाई ऐसे कैसे हटा रहे हो, अभी तो उनको, तो उन्होंने कहा नहीं अभी इनकी ऑक्सीजन थोड़ी इंप्रूव हो गई है, अब आप ये क्या कहते हैं आप ड्यूटी डॉक्टर से बात करो। मैं ड्यूटी डॉक्टर, 2 डॉक्टर थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको हमने रेफर कर दिया, कहीं और हायर सेंटर पे ले जाओ। मैंने पूछा कहाँ ले जाएं बताया आप, जो कहीं भी ले जाओ, लोकनायक हॉस्पिटल ले जाओ, जहाँ आपको लगता है वहाँ ले जाओ, हमें नहीं मालूम। बड़े बेरहमी से, मैं जानता हूँ उस टाइम प्रेशर भी बहुत था डॉक्टर्स के ऊपर भी, मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, पर जो सिस्टम है सिस्टम को मुझे बोलना पड़ेगा। तो चारों तरफ वहां पर इमरजेंसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में लाशें पड़ी हुई थी, लोग के शव पड़े हुए थे, है ना, और बहुत बुरी हालत थी। तो ये करीब 2 से ढाई घंटे वहीं टेबल पे वहीं इमरजेंसी के बाहर बैठे रहे। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी पागलों की तरह घूम रहा था, क्या करूं। कि जैसे तैसे मैंने फिर अपने एक रिलेटिव को फोन किया, उसने कहा कि भाई मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने कहीं, ये क्लियर मेडी हॉस्पिटल है वसुंधरा में, हम थे नोएडा में उस टाइम, उन्होंने कहा वहां पर एक बेड खाली है, वहां मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई का कोई टेस्ट नहीं हुआ था कहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने आरटीपीसीआर टेस्ट एडवाइस किया हुआ था, जो मेडिकल सेंटर था वहाँ का, और HRCT के लिए बोला था। जब ये पहले सेक्टर 82 में दिखाने गए थे, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट सेंटर था सेक्टर 30 नोएडा में जाने से पहले,
तो वहां पर उनको RT-PCR के लिए बोला गया था और HRCT के लिए, जो कि सेक्टर 30 के हॉस्पिटल ने नहीं किया। उसके बाद में फिर क्लियर मेडी हॉस्पिटल हम उनको जैसे तैसे लेके गए इनकी वाइफ के साथ में, और वहां पर ये बाहर रिसेप्शन पे बैठे रहे। तो ये कुछ इस तरह की घटना हुई कि वहां पर जो है एक कैजुअलिटी हुई उसी टाइम जब रिसेप्शन पे एडमिशन की प्रक्रिया हो रही थी। उसी टाइम किसी पेशेंट की डेड बॉडी वहां उस हॉस्पिटल से जा रही थी। ये बहुत मतलब कि कहते हैं अनहोनी थी उस टाइम। तो जो जिसकी डेथ हुई थी उसकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल से कुछ कहा सुनी होगी, तो वो चिल्लाती हुई जा रही थी, और जाते जाते उसने हमारी तरफ, मेरे ब्रदर की तरफ, हमारी तरफ एड्रेस किया कि देखिए जैसा मेरे पति के साथ यहाँ हुआ है वैसा ही कहीं आपके पेशेंट के साथ ना हो जाए। अब वो ये सुनने के बाद मेरे जो भाई है वो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा भाई हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बातें चलती रही। पर हमने कहा भाई और जगह नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं एडमिट होना पड़ेगा। तो उनको एडमिट कराया। एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल में उन्होंने उनको क्योंकि दो साइड बनाई हुई थी, एक कोविड एंट्रेंस बनाई हुई थी, नॉन कोविड। कोविड की जो एंट्रेंस थी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थी और कोई कहीं जा नहीं सकता था अंदर, कोई अलाउड नहीं था। तो वो सीधा एक पर्सन आके मेरे ब्रदर को ले गए अंदर, और उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद शाम को हमने उनसे बात करी एडमिट होने के बाद, तो उन्होंने कहा भाई अभी मुझे जो है कंफर्टेबल नहीं लग रहा, और यहाँ जो है अच्छा अरेंजमेंट नहीं लग रहा है ऑक्सीजन का उसका। तो मैंने बताया देखिए आप थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता लगा कि उनको ICU में शिफ्ट कर दिया है, और उनको बाईपैप पे लगा दिया है। बाईपैप लगाने के बाद उन्होंने कहा भाई उनकी ऑक्सीजन अभी भी, ये बार बार मास्क हटा रहे थे, तो इसलिए हमने बाईपैप लगाया फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स। हमें ये नहीं पता, तो हमने उसके बाद में जो है मिलने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भी कोई मिलने अलाउड नहीं होगा, और आप पेशेंस रखिए, अभी थोड़ा सा पेशेंट की जो कंडीशन है उसको सेटल करने दीजिए। नेक्स्ट डे 29 तारीख की सवेरे कहा गया कि थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, उनका 91 92 लेवल चल रहा है वाईपैप लगा के। और सडनली आधे घंटे बाद 10:30 पौने 11 के करीब फोन आया कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उनको CPR दिया है, CRP या CPR क्या बोलते हैं, सर्वाइव करने के लिए, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो 11:47 के बाद उन्होंने उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद का भी जो है इशू था, बड़ा बेरहमी था, क्योंकि जो उनकी बॉडी को ले जाने के लिए हमें एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना था, एम्बुलेंस नहीं थी। 7,000 रुपए में हमें वसुंधरा से दिलशाद गार्डन, जहां हमने उनका क्रिमिनेशन करना था, वहां ले जाने के लिए सीमापुरी हमसे 7,000 रुपए मांगे गए, जो हमें देने पड़े मजबूरन एम्बुलेंस वाले को। और जैसे तैसे वहाँ शंटी एक सोशल वर्कर हैं जो कि उस क्रिमिनेशन सेंटर को मैनेज कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके उनका क्रिमिनेशन हमने वहां पर करवाया। तो उसी मेरी माता जी को इस बात का पता लगा, तो वो शॉक हो गई। सडनली शॉक होने के बाद में जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उसी दौरान जो है हमारे घर में जो है मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई थी, कोविड हुआ था। और उसके बाद में मुझे हमें मालूम नहीं कि वो कैसे क्या हुआ कि हमारी मदर को जो है भी उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हमने उनका घर में ही 3-4 दिन तक इलाज किया, मतलब 1 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो हमने करीब जब इलाज करते रहे, फिर घर में बाहर की हालत अच्छे नहीं थी हॉस्पिटल की, हमने घर में ही ड्रिप लगाकर नर्सिंग असिस्टेंट बुला के हॉस्पिटल से उनको ड्रिप वगैरह जो भी जरूरत की थी चीजें वो करवाई, पर उनको आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ चारा नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। तो 11 मई को हमने अपनी माता जी को श्री राम सिंह हॉस्पिटल में जो कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली में है वहां पर एडमिट कराया। वहाँ एडमिट करने की जो कंडीशन उन्होंने रखी कि कहा कि मेरी माताजी CGHS कार्ड होल्डर हैं, विडो ऑफ जो है गवर्नमेंट पेंशनर। तो मेरे फादर मौसम विभाग से रिटायर्ड थे, तो उनका CGHS के कार्ड होल्डर हैं, पर उन्होंने उस किसी भी कार्ड को हेल्प एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, कहा कि जो भी पेमेंट करनी है आपको कैश पे करनी है। मजबूरी थी, हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, उनको ICU में एडमिट कराया गया। वो आराम से बैठकर अपना हमने उनका HRC टेस्ट भी कराया था 1 दिन पहले, और वो हमारे साथ बैठ के आराम से गई। और मतलब ऐसी कोई हालत नहीं थी कि उनको कुछ भी चलने फिरने में दिक्कत हो, बस उनका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन का इशू था, तो हमने उनको एडमिट कराया। वहाँ एडमिट करने के 4 दिन में वहाँ पर उस हॉस्पिटल में मैंने देखा कि हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है। और जब मैंने उनके कैंटीन का विजिट किया पानी वगैरह लाने के लिए, तो मैं अचंभित रह गया
कि टेरेस पे इस तरीके का की जगह पे उन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था पेशेंट का, कि जिससे ऐसा लगता था कि उसको खाने उस सारे खाने को खाने से और पेशेंट को जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी गंदी जगह पे उन्होंने खाने का अरेंजमेंट टेरेस पे किया हुआ था कि जहाँ पर मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ था, स्क्रैप पड़ा हुआ था, वहीं पर ही एक किचन एक कमरे में खाना बन रहा था। ना कोई साफ-सुथरे लोग खाना बना रहे थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ये जगह ठीक नहीं है, तो हमने फिर जैसे-तैसे वहीं पर ही इस दिल्ली में ही गोयल हॉस्पिटल है, जो कि सीजीएचएस के पैनल में भी था, हमने वहाँ पर उनको शिफ्ट किया। उस हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटी हमें नज़र आई, आईसीयू अच्छा था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, कोविड की आईसीयू 3rd फ्लोर पर था और काफ़ी हाइजीनिक हॉस्पिटल की चीज़ें थी। मैंने खाने की जगह का भी विज़िट किया, मुझे सैटिस्फैक्शन मिला, फैसिलिटी बेहतर लगी, तो वहाँ पर हमने उनको एडमिट कराया 14 मई की शाम को। एम्बुलेंस में बैठकर मैं साथ में उनके साथ में लेकर गया ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में कि इनको कोई तकलीफ ना रहे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता था, तो वहाँ पर उनको फिर एडमिट कराया। वहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी जो भी मेडिसिन और जो भी इंजेक्शंस, यहाँ तक कि जो एक 42,000 रुपए का इंजेक्शन आता है, टैजिक-टोलॉप करके नाम है, मैं एग्ज़ैक्टली नाम नहीं भूल रहा हूँ। तो वो एक लाइफ सेविंग ड्रग बोली जाती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, वो भी उनको दी गई। उससे पहले रेमडेसिविर के इंजेक्शन मैंने अरेंज करे, वो भी दिए गए। उसके बाद फिर कोनिस्टिन करके इंजेक्शंस होते हैं, सीरीज़ ऑफ इंजेक्शन आई थिंक 25 से 30 इंजेक्शन वो भी दिए गए। पर मुझे बड़ा एक अचंभा हो रहा था कि कोई भी दवाई उनके शरीर में असर नहीं कर रही है। मैंने 2-3 लोगों से ओपिनियन भी लिया, उन्होंने कहा भई जो इलाज है वो तो आपको जो बेस्ट है मिल रहा है, सही मिल रहा है। पर मुझे ऐसा फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो मुझे ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि जो दवाइयाँ, जो चीज़ें असर नहीं करी, क्योंकि मेरी माताजी का एचआरसीटी लेवल जब मैंने 1 दिन पहले कराया था एडमिट करने से पहले 10 मई को, तो सिर्फ़ 12 स्कोर था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं असर कर रही है, तो मुझे बाद में जानकर ये बड़ा अचंभा हुआ कि ये एक वैक्सीन का एक नतीजा भी हो सकता है, जो कि कोई भी शरीर में जो है दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन को असर नहीं करने दे रहा है। और बहुत ही दुःख की बात थी कि मेरी माताजी बड़ी डिलेमा में थी। एक तो शौक था उनको मेरे छोटे भाई का, जब भी मैं उनसे मिलके पीपी किट पहन के मिलने जाता था, तो वो मेरे भाई की वजह से दुखी होती थी, कहती थी कि अब मैं किसके लिए जिऊँ? फिर मैं उनको मोटिवेट करता था कि उसके छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं सँभाल पाऊँगा, आपका साथ चाहिए मुझे और आप मेरे साथ चलिए रहिएगा। तो वो उन्होंने कहा, "हाँ, बिल्कुल मैं ठीक होके आऊँगी।" बीच-बीच में कई बार उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन, क्योंकि टेलीफ़ोन उनके पास हमेशा अपने पास फ़ोन रखती थी आईसीयू में भी, हमने कई बार हटाने की कोशिश की, वो कहती नहीं, मैं आई शुड बी कनेक्टेड विद ऑल। तो वो फ़ोन भी करके कई बार कहती थी कि मेरा निकनेम दीपू है, दीपू मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे बड़ा एकदम राहत मिलती कि चलो ठीक हो रही है। पर थोड़ी टाइम बाद ही जब दवाइयों का असर कम होता था, फिर उनकी O2 लेवल डाउन होनी शुरू हो जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने 17 से 18 दिन फाइट करी आईसीयू में। फिर डेथ से 2-3 दिन पहले उनके आरटी-पीसीआर के टेस्ट हुए 2 बार डॉक्टर्स ने कराए, तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो डॉक्टर्स ने उनको फिर नॉन कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वो कोविड से नॉन कोविड आईसीयू में जब शिफ्ट किया, उसके बाद उनका पता नहीं क्या हुआ कि और ज़्यादा डिटेरियोरेट कंडीशन होनी शुरू हो गई वहाँ पर। और बड़ी विडंबना, मेरे को रोना आ रहा है अब, जिस दिन मेरी माताजी का 27 मई आधार कार्ड में 27 मई 1948 उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और मैं आईसीयू में जाकर सवेरे उनके लिए घर से सूजी की खीर बना के लेके आया, पूजा करके लेके गया। हमारे यहाँ प्रथा है कि हम जिस दिन जन्मदिन होता है तो उस दिन हम जिसका जन्मदिन उसका टीका करते हैं और उनको कुछ हलवा बनाकर या ऐसी चीज़ खिलाते हैं। तो मैं लेके गया उनको, मैंने उनके मुँह पे वाइपर लगा था, बोल नहीं पा रही थी, कुछ खाया भी नहीं था वाइपर लगे होने की वजह से, पानी भी नहीं पिया था, वो पानी के लिए तरस रही थी और खाने के लिए तरस रही थी, बस कुछ नहीं खा पा रही थी। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं। तो उन्होंने जो है आईसीयू, मैंने सबको बताया स्टाफ को कि आज मेरी माताजी का बर्थडे है, तो मैंने भी हैप्पी बर्थडे कहा। सब लोगों ने, उनके बगल में एक माताजी थी, उन्होंने भी कहा हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने सिर हिला के सबके बर्थडे विश का अभिवादन एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में मैं उनका लेवल उस टाइम वाईपैप लगा के 80, 70, 80 के बीच में घूम रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर में घर गया और शाम को जब मैं आया उनसे मिलने के लिए, उस टाइम 6:30-7 का टाइम था, तो मैंने आवाज़ दी मम्मी, तो उन्होंने अपनी आँख हल्की सी खोल के मेरी तरफ देखा और फिर उसके बाद मैंने कहा हिम्मत रखो मम्मी। तो उन्होंने उसके बाद में बस आँख खोल के मेरी तरफ देखा और उसके बाद ही सडनली क्या हुआ कि जैसे ही मैं मिल के अंदर को बाहर को जाने लगा, तो आईसीयू में फिर एकदम मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि देखिए आपकी माताजी की एकदम O2 लेवल डाउन होता जा रहा था। मेरे सामने मैंने देखा कि जो मेरे सामने उस टाइम 70 से 80 के बीच में चल रहा था,
वो एकदम डाउन होना शुरू हो गया, 56, 54, 53, 52, 51, 48 इस तरीके से नीचे जाने लगा। तो डॉक्टर ने कहा देखिए लग रहा है आपकी मदर मदर वेंटिलेशन का टाइम भी देगी कि नहीं। तो मैंने आपको पेपर साइन करने होंगे, तो मैंने वेंटिलेटर के लिए पेपर साइन किए। उन्होंने वेंटिलेटर का अरेंजमेंट करने लगे। उनके मुंह में मैंने मेरे सामने ही उन्होंने पाइप डाला ऑक्सीजन देने के लिए, जो बहुत ही देखा नहीं जा रहा था। वो तड़प रही थी और ऐसा लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी और मेरे सामने। उसके बाद ही उन्होंने आप सरेंडर कर दिया कि अब मुझे जाना है। उनके प्राण निकलने शुरू हो गए। मुझे मालूम नहीं है कि वेंटिलेटर लगाने की तक जिंदा थी या नहीं, और डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर के आधे घंटे बाद करीब 8 साढ़े 8 के बीच में डिक्लेयर कर दिया कि शी इज नो मोर। तो इस बात मेरी बहुत दुखद स्टोरी है। और उसी टाइम किसी ने मुझे, जब मेरी माता जी के प्राण निकल रहे तो मेरे किसी ने मुझे फोन करके बोला कि आपके भाई का एनडीटीवी पर कवर आ रहा है, जो ट्विटर कुछ किया था उसको एनडीटीवी ने रितु मेहरा जी के ट्वीट को अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया है विनोद मेहरा जी की फोटो के साथ। तो मैं बड़ा उस टाइम बहुत दुखी था कि अब माता जी चली गई हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी मेरे लिए कि 1 महीने में मुझे अपने हाथ से अपने भाई को जो है अग्नि में जो कर देना पड़ा, अग्नि लगा देनी पड़ी, और अपनी माता जी को भी अग्नि देनी पड़ी। भाई का तो हमने जो है जिस दिन अग्नि दिया था, जिस दिन अस्थि नेक्स्ट डे ही अस्थि विसर्जन के लिए गढ़गंगा जाकर उसके बेटे को लेके हमने सारे ही जो भी स्पिरिचुअल्स थे जो 13 दिन के होते हैं, वो हमने सारे के सारे वहीं सेकंड डे ही, क्योंकि हमें लगा कि सिचुएशन बड़ी खराब है, तो हमने जो भी 10वां क्रिया और हवन शुद्धि का जो भी कराना था इसके भाई के हाथ से, बेटे के हाथ से, वो हमने वहाँ करा दिया। माता जी का अभी थोड़ी सिचुएशन ठीक थी, तो हमने अपने घर में ही 13 दिन का पाठ रखा हुआ है। उनका जो है अस्थि विसर्जन हमने लास्ट संडे गढ़गंगा में जाके किया। 1 ही महीने में मुझे गढ़गंगा में 2 बार जाना पड़ा, अपने भाई के और अपनी माता जी के दोनों के अस्थियों को ले जाकर। तो मेरे लिए जो बहुत ही इससे भयानक बोलूँ या मेरे लिए इससे बड़ी जो है ना हृदय विदारक, भगवान किसी को न दे ऐसा, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई जो हमने जो है ये वैक्सीन लगवाई। कि और मैं 100% श्योर हूँ, मैंने इतनी अभी तक डीपली एनालिसिस किया है, लाखों मैंने ट्विटर पे मैसेजेस दिए हैं और मैंने बहुत सारे गूगल पे रिसर्च भी किए हैं, और आप लोगों का जो प्रयास चल रहा है वैक्सीन ग्रुप में वो भी मैं एक्टिवली पढ़ रहा हूँ। जबकि मैं अपनी माता जी के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, हॉस्पिटल के बाहर बैठ के जो है दिन गुजार रहा था, उसके बावजूद भी मैं आपके लोगों के मैसेज देख रहा था। आप लोगों का प्रयास जो है बहुत ही अच्छा है, और मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता आ रहा हूँ कि हमारे को एक डेटा दीजिए कि कितने लोगों की अब तक डेथ हुई है, उन डेथ में से कितने लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी, तब ये पता लगेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो लहर, ये सेकंड लहर और थर्ड लहर जो आ रही है, ये उसकी वजह कोई कोविड नहीं है, इसकी वजह है कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग मर रहे हैं। अब मेरे भाई की, और जो आप जो केस पहले भाई साहब ने जो अपना जो जिनकी डेथ हुई उनके बारे में बताया, बहुत मिलता जुलता है। मेरे भाई को भी हाई फीवर रहा, और जो है वो 3-4 रहा, उतरा नहीं, ठीक है। और अगर कोविड हेल्पलाइन जो सिर्फ नाम के लिए उन्होंने अगर टाइमली कुछ एडवाइस कर दिया होता है कि नहीं 2-3 दिन से ऊपर हो गए, आप टेस्ट कराइए या ब्लड पतला करने की तो कुछ दवाई खाइए। क्योंकि मेरे भाई का मैंने जब सारी टेस्ट रिपोर्ट भी सारी विजिट की, देखी, तो उसमें ये जाहिर हुआ कि उनका डी डाइमर काफी बढ़ा हुआ था, और डॉक्टर और हॉस्पिटल भी एक शक के दायरे में है जहाँ पे उनका इलाज हुआ। क्योंकि उनको वहां पर HRCT टेस्ट, जबकि ये डिसाइड हुआ था कि जब वो एडमिट करेंगे पहले HRCT टेस्ट करेंगे कि लंग्स में क्या इन्फेक्शन है। उन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया था, और एंटीजन टेस्ट में उनको बताया गया कि कोविड पॉजिटिव है। वो मुझे डाउट है वो डेथ से बाद में कराया है या पहले कराया है, तो ये मुझे बहुत बड़ा डाउट है। और एक उन्होंने डिस्चार्ज समरी जो बना के दी, वो ठीक से बना के नहीं दी। मैं आज फिर गया था हॉस्पिटल में कि मुझे टेक्निकली प्रॉपर डिस्चार्ज समरी बना के दीजिए, और AEFI के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम कुछ डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने ही निकाला था, तो उन्होंने कि हम कुछ नहीं इसमें लिख कर देंगे आपको। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये NDTV ने कवरेज कर ली, और मैंने जब एक्टिवली जन सुनवाई पोर्टल और ईमेल बहुत एक्टिवली मैंने ईमेल DM को और CM को और डॉक्टर हर्षवर्धन को, मतलब मैंने कोई एवेन्यूज, कोई दरवाजा नहीं, ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं खटखटाया। और मेरा भी प्राइम मिनिस्टर की ग्रीवेंस सेल पे भी जो सरिता नायर एक ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, जो अभी केस प्रोसेस में दिखाया जा रहा है,
इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने हाथ झाड़ दिए, उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। आज ही मैंने सीरम इंस्टीट्यूट को दोबारा मेल डाली है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी मेल डाली है, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिसपे कि मैंने अपने माताजी का भी और अपने भाई का, दोनों का हाल लिखकर मेल पे डाला है और सीरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर चेतन आनंद को कॉपी की है कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान आज डे बिफोर यस्टरडे सीएमओ नोएडा ऑफिस से फोन आया, डॉक्टर सिमित यादव करके हैं, कि भाई आपकी कोई कंप्लेंट है, वो लखनऊ से आई है चीफ मिनिस्टर से, आपने जनवाई सुनवाई पोर्टल पे डाला होगा, तो आप आके मिलिए। तो कल जो है विनोद मेहरा जी की वाइफ और मैं ये अपने घर से वहाँ पहुंची, मैं अपने घर से वहाँ पहुंचकर हम दोनों ने जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमसे कुछ कागज मांगे, कुछ देखने के लिए पूछा, हमने सारा उनको व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपका मैटर जो है हाई लेवल मैटर पे गया हुआ है और कमेटी बैठेगी, उसके बाद उसको इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। फिर अगेन आज रितु मेहरा जी ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि इनके पास भी फोन आया और अगेन कल जो है दोबारा बुलाया गया कि अपने सारे ओरिजिनल कागज लेके आइए और हमें आके बताइए कि आपके मैटर का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो अभी तक का ये समरी मैंने काफी विस्तार में बताया, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जैसा कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने अभी बताया इतना डिटेल में, वही था कि जैसे हस्बैंड को जिस दिन एडमिट किया था उनका अगर ठीक से टेस्ट किया जाता, फर्स्ट नाइट तो वैसे ही खराब कर दी गई और हमसे बात भी नहीं हुई। रात को मेरी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और नेक्स्ट डे सुबह वो बोल नहीं पाए, कॉल किया था मैंने 8-8:15 बजे, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। हाँ हूँ धीरे से ऐसे बस बोले थे, क्योंकि बताया गया था कि मास्क लगा हुआ है। 12 बजे के बाद से किसी भी फैमिली मेंबर की बात नहीं हुई है। आईसीयू में जब वो चले गए थे उसके बाद से फोन बंद कर दिया गया, लेकिन ट्रीटमेंट अगर उनका जाते ही ठीक, मेरा कहना ये है कि ट्रीटमेंट अगर सही से मिलता, उनका टेस्ट हो जाता तो सर कुछ हो सकता था, लेकिन ये लापरवाही ही कही जाएगी। नहीं, ऐसा है कि ना तो क्लियर मेडी हॉस्पिटल जो ने हमसे या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने इस बारे में पूछा कि आपने वैक्सीन लिया है नहीं, और ना ही जब मेरी माताजी को जब हमने एडमिट किया वहाँ के किसी डॉक्टर्स ने हमसे जो है इस बारे में पूछा। हमें उस टाइम तक इतनी एक्टिवली जानकारी भी नहीं थी फ्रेंकली कि वैक्सीन की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमसे किसी ने भी इस वैक्सीन के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मांगी और AEFI के बारे में हमको जानकारी थी भी नहीं। सर मेरा नाम खेमचंद्र नामदेव है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा डिस्ट्रिक्ट के नगर पंचायत छुरी कला से बोल रहा हूँ। वो मेरे पिताजी थे, उनका नाम है श्री चरणलाल नामदेव। उनका एज था 65 ईयर। मेरे पापा एकदम स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था, पर वो रूटीन चेकअप कराते थे। शुगर का पेशेंट थे वो। एकदम स्वस्थ थे सर, एकदम स्वस्थ थे, बहुत अच्छे थे, चंगे थे। और आसपास के सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे, लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा रहता था। और मतलब उनको ऐसा नहीं था कि वो किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स, कोई बुखार उखार किसी को भी नहीं था हमारे। और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगने के बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था। जी सर, वो 14 अप्रैल को कराए थे। बिल्कुल नहीं दिया था सर, किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दिया, ना उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा, उनकी बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। उल्टा स्वास्थ्य विभाग वाले हमारे घर में 4-5 बार आके बोलते थे वैक्सीन कराने के लिए। जब मेरे पापा ने बोला कि भाई बीपी शुगर वाले को क्या होता है, तो उन्होंने बोला उनके लिए तो पहले वैक्सीनेशन की जरूरत है, आपको जाना चाहिए। तब मेरे पापा गए थे वहां पे। जी सर, 14 अप्रैल को मेरे पापा दोपहर में वैक्सीनेशन कराने गए। उसके बाद में आए थे तो काफी स्वस्थ थे, अच्छे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरे दिन भी वो अच्छे थे, मतलब 17 तारीख को भी अच्छे थे। 18 तारीख को उनको रात में बुखार आना शुरू हुआ था, जो कि 3 दिन कंटिन्यू उनको काफी तेज बुखार था। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के जो कहना चाहिए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया। उनको बताया कि पापा जी को बहुत तेज बुखार आ रहा है और जो आपने पैरासीटामोल का टेबलेट दिया है वो उन पे कोई असर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने हमसे ये बोला कि उनको जो है वैक्सीन जो है बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, बहुत अच्छा फायदा कर रहा है, इसलिए उनको बुखार आ रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को वापस भेज दिया।
जब 2 या 3 दिन तक हम बुखार में फिर कोई कमी नहीं आई, उनको बेचैनी महसूस होने लगा, उल्टी भी होने लगी और उल्टी में खून भी आने लगा। तो उनके पास में हमने पुनः गया। तो जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई बोले उनको एक इंजेक्शन लगाया बुखार का, तो वो थोड़ा-सा ठीक हो गए। फिर घर लाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर उनसे कॉन्टैक्ट किए 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना, हॉस्पिटल में जाके बोले, तो बोले हमारे हॉस्पिटल में अच्छी से सुविधा नहीं है इलाज की, आप नज़दीकी कटघोरा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चले जाइए। तो हम उनको उनके कहने पर हम कटघोरा हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। मगर सारे ओपीडी बंद थे, कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ उनका कोरोना टेस्ट किया गया और उनका पॉजिटिव बता के वापस उनको घर भेज दिया गया। और पुनः उनकी जो अवस्थाएँ थी फिर बिगड़ने लगी, होम क्वारंटाइन में था, जो कि सारे हॉस्पिटल बंद थे, हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, कोई प्राइवेट डॉक्टर पॉजिटिव होने की वजह से कोई इलाज करने वाले को तैयार नहीं थे। तो हम उसको घर में ही रखे थे। मगर उसके बाद में हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप थर्मामीटर और क्या बोलते हैं ऑक्सीमीटर से उनका पल्स वगैरह चेक किए, तो ऑक्सीमीटर उनके हाथ पे काम ही नहीं कर रहा था। किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा था। चूँकि हमें उस समय किसी तरह का कोई गाइडलाइन का आइडिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं था हमको, इसलिए हम उनको मतलब कोरोना का जो उन लोग दवाई दिए थे हमको, 5 दिन का डोज़ दिए थे, वो हम उनको खिला रहे थे ताकि उनमें कुछ सुधार आए। मगर उनके सुधार आने के बजाय में उनकी तबीयत थोड़ी-सी और बिगड़ती गई। उनको काफ़ी बेचैनी हो रही थी, खाँसी भी बढ़ गई थी उनकी और उनको मतलब दिमागी रूप से थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो। तो हमने 25 तारीख को नज़दीकी जो हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जो डॉक्टर हमसे उनका ब्यौरा लेते थे, उनसे हमने पूछा कि भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमको गाइडलाइन किया कि आप नज़दीकी क्वारंटाइन सेंटर में संपर्क कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पे कुछ सुविधाएँ हों। तो हमने नज़दीकी क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा हमने पूछा कि भाई कि वहाँ पे इलाज की कोई सुविधा है? क्योंकि मेरे पापा के शुगर लेवल जो है बार-बार लो हो रहा था और कभी अनबैलेंस होके बढ़ जा रहा था, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमने 25 तारीख को रात को हमको पास में ही 7 किलोमीटर दूर में एक सीपेट स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहाँ लेकर गए। तब तक पापा की स्थिति ठीक थी। उन्होंने चेकअप किया रात में, तो बताया कि इनका शुगर लेवल बहुत लो हो गया है, इनको कुछ मीठा खिलाइए। तो हमने उनको वहाँ से कहीं से शक्कर-वक्कर जुगाड़ करके उनको खिलाए, तो थोड़ा-सा उनमें राहत आया और सुबह पापा की स्थिति मतलब थोड़ा ठीक थी, तो रोटी वगैरह भी खाए। उसके बाद में दोपहर में उनकी स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, तो उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद में शाम को तकरीबन 8 बजे के 7 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि आपके पापा जी की तबीयत एकदम ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी सही है, पल्स भी सही है, एकदम सही है बोले और उनको छोड़ दिया गया। चूँकि मैं नेगेटिव था इसमें वापस में घर आ गया था, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वहाँ पे उनके साथ। सर वो वहाँ एक्चुअल में था वो क्वारंटाइन सेंटर था और वहाँ पे मेरे पापा जी को मतलब बोले दोपहर के समय में 27 तारीख को दोपहर को मुझे फ़ोन आया कि आप अपने पापा जी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, हमारे पास में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम दोपहर से लेकर के कोरबा में जितने भी हॉस्पिटल थे, जिन्हें सरकार ने मतलब कोरोना पेशेंट का इलाज करने का परमिशन दिया था, वहाँ पे जाकर के हमने पूरा जाँच पड़ताल किया मगर वहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं थी और वहाँ पे फीसें इतनी ज़्यादा थी जिसको मतलब एक मीडियम क्लास का आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि किसी भी तरह हमको एक बेड मिल जाए, मगर वहाँ किसी भी तरह का कोई बेड नहीं मिला। हम वापस वहीं पे आ गए और उनके द्वारा बोला गया कि हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। तो उनके द्वारा सिर्फ ऑक्सीजन का खाली देते थे और कुछ नहीं करते थे। जितनी भी नर्सेस थी 16 साल 17 साल की थी, वो आती थी बस चिल्लाने पे वो भी आती थी, थोड़ा देखते थे, पल्स वगैरह चेक करते थे, फिर वापस चले जाते। मतलब इलाज की इतनी गंदी व्यवस्था थी वहाँ पे, लोगों को एकदम घटिया तरीके से रखे हुए थे, बहुत ही बदतर स्थिति। उसके बाद में मैंने काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास किया, पापा को मैंने मोटिवेट किया, अच्छे से रखा। उसके बाद में 7 बजे के आसपास उन्होंने बोला मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरी लाइन में लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास हमारे पास में सिलेंडर की अवेलेबल। तब मैंने अपने प्राइवेट जो अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनके माध्यम से मैंने वहाँ के बीओमओ साहब या सीएमओ साहब मैंने शिकायत करवाया। तब वहाँ पे 4-5 नर्सों को इंजेक्शन लगाया उन्होंने। उसके बाद पापा की 1 घंटे बाद में तबीयत बहुत जम के खराब होने लगी। इतना ज़्यादा तबीयत उनका खराब हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब उनका दिमाग जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, वो दूसरे बात करते थे। और उसके बाद में फिर 2 घंटे, ढाई घंटे तक वो अपने जद्दोजहद करते रहे, एकदम बेचैन तड़पते रहे। फिर उसके बाद में तकरीबन 10:45 में मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गए थे। तब मैंने नर्सों को चिल्लाया और उन्होंने आके देखा, तब तक मेरे पापा के प्राणांत हो गए थे और उसी समय उन्होंने मेरे पापा का रिफर कागज बनाया था। 11 बजे मतलब 10 बज के
45 मिनट में पापा का डेथ हुआ था और उन्होंने अपना रिफर कागज बनाया था 10:38 में। बाद में मुझे पता चला कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, उनकी एक हॉस्पिटल है कोरबा में, जो क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद में वो रिफर करते हैं। मतलब वो जब नॉर्मल रहता है, कंडीशन हल्की-फुल्की भी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो रिफर नहीं करते। जबकि मैं वही हॉस्पिटल में 1 दिन पहले, मतलब उसी दिन दोपहर को मैं जाकर के वहाँ पता किया तो वहाँ पे कोई बेड अवेलेबल नहीं था। जबकि उसी हॉस्पिटल में ये उनको रिफर करते हैं। तो ये सरासर मतलब चिकित्सा विभाग की लापरवाही है। मेरे पिताजी की मतलब एक तो वैक्सीनेशन तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ, साथ में जो चिकित्सा विभाग की जो लापरवाही से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। 27 तारीख को रात को 10:45 में। तो मेरे ही फैमिली में मेरे चाचा जी के साथ भी 10 दिन बाद में हुआ, 17 तारीख को उनकी डेथ हुई। 7 तारीख को, और 17 तारीख को मेरी बुआ की डेथ हुई थी, उसी महीने में। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पूछ-परख नहीं किया, उल्टा मेरे घर को सील कर दिया गया। जी सर, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, काफ़ी दिनों बाद में मुझे पता चला। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया मगर वहाँ उन्होंने टाल दिया। वहाँ पे वो मतलब वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, सबकी कोविड में ड्यूटी लगा होते थे और नर्सेज़ रहते थे, वो मुझे इधर-उधर टाल-मटोल करने लगे थे। इस कारण से मेरा एफआई में दर्ज नहीं हो पाया है।